सो हे एवरीवन, नेचर ऑफ मैटर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है या चैप्टर है जो कह सकते हो। क्लास 9 में, ऐसे तो क्लास 8 में भी इसको पढ़ाया गया था, क्लास 10 हर जगह काम देता है। ये सबसे बेसिक है नेचर ऑफ मैटर, कहीं भी आप जाओगे सबसे बेसिक चैप्टर है ये। और आई एम श्योर बहुत पहले भी इसके बारे में चर्चा हो, 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ समथिंग दैट हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके पास अपना कोई मास है और स्पेस है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और अपना कुछ मास है, उसको हम मैटर कहते हैं। अब वही फिर तुम्हारा मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासीफाई करते हैं। वैसे 5 तरह के होते हैं, उसमें 2 और होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और 5वां होता है प्लाज्मा, लेकिन वो अभी नहीं उतना जानना है। मेनली 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर उसके बाद मैटर को हम लोग केमिकल कंपोजिशन के आधार पे फिर हम लोग बांटते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट, कंपाउंड्स वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में क्या देखना है हमें? ये क्लास 9 का ऐसे तो है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। आई मीन बहुत सारा चीज़। तो ऑफ कोर्स ये पियर्सन सीरीज ही है। और अब तक मैं कहाँ था या कुछ इशू था, मतलब अब मैं थोड़ा सा इसमें बदलूँगा कि 11-12 के भी वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में सिंगेज का सीरीज़ जो है उसको करूँगा, और मैथ्स में जो है उसको भी करूँगा। लेकिन मेनली अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री है, क्योंकि केमिस्ट्री में अब तक सबसे ज़्यादा चैप्टर हमने बनाए हैं। ठीक है, आप देखोगे क्लास 8 का पियर्सन का केमिस्ट्री का सारा चैप्टर करा दिया है, सारा चैप्टर। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आंसर लास्ट वाले चैप्टर का शायद कुछ बचा हुआ है, लेकिन सारा चीज़ हो गया है। क्वेश्चन आंसर कई जगह इंपॉर्टेंट था, वो सारा चीज़ कराया गया है। और यही फ़ायदा है, एनसीईआरटी भी अपना है, लेकिन पियर्सन में जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत अच्छे हैं। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर में इंट्रोडक्शन होगा वही। फिर आपका प्रॉपर्टीज़ हो जाएगा कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, इनका डेंसिटी क्या है, इनका रिजिडिटी क्या है, इनका वो अपना शेप है या नहीं, अपना मास है क्या है, ये सारा चीज़। इंटर कन्वर्जन में सॉलिड को लिक्विड से गैस से, तो सॉलिड जब लिक्विड में तो मेल्टिंग हो गया, लिक्विड गैस में तो वेपराइजेशन हो गया। लेकिन हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है और ऐसा क्यों होता है, उसको देखेंगे। अब लेटेंट हीट के बारे में भी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटेंट हीट, जो जानना है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में अगर सबसे मेन जो चीज़ है वो दिया गया था, वो लेटेंट हीट ही है, तो वहाँ से एनसीईआरटी भी पूरा हो जाएगा। फिर प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर, जैसे कि मैंने बोला कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर को 2 प्रकार से बांटते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर 2 टाइप में हम लोग कैटेगराइज करेंगे, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, वो आगे हम लोग देखें। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इस चैप्टर में पढ़ना है, बहुत तरीके का सेपरेशन है, मतलब मत पूछो। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हो गया, तुम्हारा हर चीज़ से लेके, मतलब तुम्हारा फनलिंग हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसके थ्रू जो फ्रैक्शन डिस्टेंस यूज करते हैं वो हो गया। फिर बहुत सारा विनोइंग भी आ जाता है इसमें, विनोइंग हो गया। फिर और भी कई सारे सेपरेटिंग फनल के थ्रू। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी भी एक टेक्निक है तुम्हारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के ऊपर जो यूज़ होता है। फिर कंडीशन रिक्वायर टू केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्या कैटलिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं, तो ये भी चैप्टर में एक टॉपिक है। फिर एक्टिविटी सीरीज, मेटल का एक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ना है, तो एक कमेंट करना, मैं इसमें क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि इसमें क्या लिखूँ। हाँ, आयरन Fe, Cu और Zn, जिंक, आयरन और कॉपर, इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, इसको आप लिख के लाना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करना कि Zn, Fe और Cu में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, इसको आप कमेंट करना। ठीक है, ये रिएक्टिव सीरीज में। अब आते हैं कि इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर में यही सब चीज़ पढ़ना है। नेचर ऑफ मैटर, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, इंटर कन्वर्जन, लेटेंट हीट, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर में बहुत सारा टॉपिक, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कंडीशन रिक्वायर फॉर केमिकल चेंजेस और मेटल एक्टिविटीज। तो अब शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वही है कि मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास, विच हैज़ इट्स ऑन मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, और इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहता है, यहाँ पर एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है। ठीक है, एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस आप लोग पढ़ोगे बहुत बाद में, जब गैसेस स्टेट पढ़ना होगा। तो अब जब क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो अब देखो ना, क्लास 12 में आपको क्या पढ़ना होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, तो आपको लिक्विड के लिए सॉल्यूशन चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 12 में
फिजिकल केमिस्ट्री में लिक्विड जब आप पढ़ रहे हो कि सॉलिड लिक्विड गैस है, तो लिक्विड के लिए सोल्यूशन चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ता है। फिर सॉलिड स्टेट का तो सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर ही है क्लास 12 में। अच्छा गैसियस बोलो तो गैसियस स्टेट नाम का एक चैप्टर है क्लास 11 में। तो आप सोच रहे हो ये जो नेचर ऑफ मैटर है यहीं से सारा चीज़ क्या हो रहा है, एराइज हो रहा है, ठीक है, यहीं से सारा चीज़ क्या हो रहा है, एराइज हो रहा है। तो अब आते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहता है। तो मेनली 3 पोस्टुलेट्स हैं, 1 2 3। वही जो है मैंने बताया वही से। मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो बनता है स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से, ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से मैटर का निर्माण होता है। अब आप कहोगे एटम क्यों नहीं दिया, तो एटम नहीं देगा। आपको पता है ना कोई भी एटम है वो क्या करना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाता है। या तो सेम एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना देंगे, जैसे Cl2, ठीक है, क्लोरीन आपको पता है ना Cl2 बनाता है मेनली, या फिर NaCl जो टेबल सड़ी जो खाने वाला NaCl, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें 2 एटम है, एक Na है और एक Cl है। तो अमूमन क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो अलग अलग नहीं एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, कई तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स उसी तरह जैसे एक समय 25-26 के बाद फिर या फिर कभी भी एक बार मैरिज हो जाता है, तो आप लोग क्यों मैरिज होता है, कि स्टेबिलिटी के लिए, है ना। अगर सिंगल है तो फिर मैरिज हो गया, कपल हो गए, तो उसी तरह से इसलिए यहाँ लिखा है मॉलिक्यूल्स, याद रखना यहाँ एटम्स नहीं लिखा है। मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सेकंड, द एम्प्टी स्पेसेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। ऑफकोर्स 2 मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच जो स्पेस है इनको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये मॉलिक्यूल इनके बीच में जो स्पेस है ये इंटरमोलिकुलर स्पेस। ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है। और ये मॉलिक्यूल, इन 2 मॉलिक्यूल, मान लो ये मॉलिक्यूल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। 1 और 3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, या 1 और 2 के बीच में लग रहा है, या 2 और 3 के बीच में लग रहा है, या 3 और 2 के बीच में जो भी लग रहा है, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और उनके बीच जो स्पेस है उनको क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहेंगे। Molecules have forces of attraction between them as known as intermolecular force of attraction। ऑफ कोर्स वही चीज़ है जो मैंने कहा था। अब कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स याद रखना है, ये फिजिक्स में भी आता है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, जैसे Cl2 है, क्लोरीन Cl2 इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। वैसे तो समझ में आ रहा है, अपने सेम जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर है, आपने एक जग में वाटर रखा है, तो इस वाटर में कई H2 मॉलिक्यूल्स के मिलने से वाटर है बना है, ठीक है। तो कई सारे H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इन H2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना उसको क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स कहेंगे। लेकिन एडहेसिव फोर्स क्या होता है, तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के, यानी कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है H2O और इधर कोई और तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो Cl2 है, ठीक है। वैसे तो ये अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन कोई अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं उसको एडहेसिव कहते हैं, और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है उसको कोहेसिव करते हैं। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का भी यहीं पर जिक्र हो गया, बाद में फिजिक्स में काम देगा जब फ्लूइड स्टेट्स आप पढ़ोगे क्लास 11 में, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब वही हो गया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो मास आपका डेफिनिट है, ठीक है। मास सॉलिड का क्या होता है, डेफिनिट होता है ना। क्यों डेफिनिट होता है, क्योंकि ऑफकोर्स सॉलिड के में जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर पे होते हैं, ठीक है, उतने नज़दीक नहीं होते जितने सॉलिड में होते हैं। और गैसेस में तो बहुत दूर दूर पे होते हैं, एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है मॉलिक्यूल्स, ऐसे। तो मास जो है वो सॉलिड का डेफिनिट होगा, लिक्विड का भी डेफिनिट मास होगा। ऑफकोर्स लिक्विड का भी मास क्या होगा, डेफिनिट ही होगा। आपको पता है ऑफकोर्स मास तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैटर का डेफिनेशन है कि समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, तो ऑफकोर्स, और ये भी डेफिनिट है। तो मास याद रखना तीनों का डेफिनिट है। वॉल्यूम सॉलिड का भी डेफिनिट होगा और लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनिट होगा, ठीक है। लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनिट ही होगा। कई लोग पता नहीं नॉट डेफिनिट एग्जाम में टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनिट ही होगा। अब आप कहोगे डेफिनिट कैसे है वॉल्यूम, मतलब जिस कंटेनर में मैं रखूँगा, ठीक है, जिस भी कंटेनर में मैं रखूँगा तो उस कंटेनर का शेप ले लेगा लिक्विड, ठीक है। शेप लेने से क्या होता है, शेप ले लेगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। मान लो 1 लीटर आपके पास क्या है, मिल्क है, ठीक है। इसको आपने एक जार में, एक इस तरह के जार में रखा,
एक इस तरह के जार में रखा, एक इस तरह के जार में रखा, तो शेप तो बदलेगा लेकिन वॉल्यूम तो अभी भी 1 लीटर होगा ना। इसमें डालोगे यहाँ तक भी, ये भी 1 लीटर आएगा, इसमें भी 1 लीटर आएगा, ठीक है। इसलिए लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनिट होता है, गैसेस का नॉट डेफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी कंटेनर, वो बिल्कुल ही उनके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही फ्री होते हैं, उनका मोशन काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम लिक्विड का डेफिनिट है, सॉलिड का डेफिनिट है, लेकिन गैसेस का नॉट डेफिनिट है, ठीक है। गैसेस का डेफिनिट नहीं होगा। वो प्रेशर कम करोगे, ज़्यादा करोगे ना, तो उसके अनुसार वो उनका बढ़ते रहता है अपना, ठीक है। वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ना है, उस पर ये गैसेस थोड़ा ज़्यादा जटिल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इनफैक्ट गैसियस स्टेट का जो चैप्टर है थोड़ा ज़्यादा लंबा है और उससे थोड़ा कम लंबा सॉलिड, और सबसे छोटा जो है लिक्विड वाला जो चैप्टर है वो है। अब शेप में आते हैं, तो सॉलिड का शेप तो डेफिनिट है, लेकिन क्या लिक्विड का शेप डेफिनिट है? नहीं। इसको जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा, तो नॉट डेफिनिट है। बस यही मेन ध्यान रखना है, एमसीक्यू में यही सब आएगा। और गैसेस का तो ऑफकोर्स नॉट डेफिनिट ही होगा, क्योंकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मैटर बनते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, सबसे ज़्यादा सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। अब डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफकोर्स क्या है, सॉलिड का हाई डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो आप देख लो मास बाई वॉल्यूम, तो सॉलिड का तुम्हारा डेंसिटी हाई क्यों हो? क्योंकि ऑफकोर्स थोड़े से जगह में अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, थोड़े से जगह में, तो क्या होगा, डेंसिटी हाई होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होता है, तो पर वॉल्यूम मास ज़्यादा है, क्योंकि थोड़े से जगह में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा जगह में मॉलिक्यूल्स हैं, और गैसेस में तो दूर दूर हैं, तो उनका जो सबसे लीस्ट डेंसिटी गैसेस का होता है उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड का होता है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड का। रिजिडिटी मतलब कैपेसिटी टू फ्लो, क्या फ्लो कर सकता है, तो सॉलिड तो फ्लो नहीं करता है, रिजिड है। लिक्विड फ्लो, हाँ फ्लो कर सकता है, फ्लूइड मतलब होता है विच कैन फ्लो, ठीक है, और गैसेस भी फ्लो कर सकते हो। तो याद रखना आपका फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड ही कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई कह रहा है फ्लूइड है कोई चीज़, तो इसका मतलब समझो या तो लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करते हैं, ठीक है। अब फ्री सरफेसेस, ये बहुत नया चीज़ है, फ्री सरफेसेस। तो एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, तो सॉलिड में जो बहुत सारे फ्री सरफेसेस होते हैं। फ्री सरफेस मतलब होता है कि तुम्हारा मैटर का वह सरफेस जिस पर परपेंडिकुलर फोर्स या कोई पैरेलल शियर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, जो फ्री है, ठीक है, जो किसी के प्रति, मतलब कैसे बताऊं, जैसे एक छोटा बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कंटेनर में पानी रखा हुआ है, तो इस पानी के जो सबसे ऊपर वाला जो ये सरफेस है ना, सबसे ऊपर वाला सरफेस, इसको बोलेंगे फ्री सरफेस। क्यों? क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर और तुम्हारा जो तुम्हारा पैरेलल शियर फोर्स है वो नहीं लग रहा है। यानी कि यहाँ पर इसको पढ़ना भी फ्लूइड में, लेकिन याद रखना कि जो, या फिर एक जगह ऐसा मैंने भी एक जगह पढ़ा मैंने कि फ्री सरफेस अगर किसी को बताना हो जो अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तो बता देना कि वह सरफेस जहाँ पर दो तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर मिलते हैं। तो ये जो तुम वाटर का जो ये अपर सरफेस देख रहे हो, यहाँ दो तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर मिल रहे हैं। कैसे? यहाँ पर लिक्विड है, ये लिक्विड है, और ऊपर क्या है, गैस है, यानी एयर है। तो दो तरह के जो तुम्हारे स्टेट्स ऑफ मैटर हो यहाँ मिल रहे हैं, तो इसको फ्री सरफेस कह दो, ठीक है, ऐसा याद रख सकते हो। तो सॉलिड में एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, यानी कई सारे फ्री सरफेस होते हैं। तो गैस में क्या होंगे, गैस में कोई फ्री सरफेस नहीं होगा, और लिक्विड में केवल वन सरफेस होता है फ्री सरफेस, जो कि अपर सरफेस है। तो लिक्विड में केवल एक सरफेस होता है, अपर सरफेस फ्री होता है। सॉलिड में कई सारे सरफेस फ्री होते हैं, गैसेस में कोई सरफेस फ्री हो। अब तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो सॉलिड में, ये क्वेश्चन भी है पियर्सन में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनका अपना डिफिनिट शेप होता है, ठीक है। तो इनका अपना डिफिनिट शेप होता है, तो ये इनका जो फ्री सरफेस है वो कई सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन गैस में जो पार्टिकल्स वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और ये काफ़ी हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। इनका अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं है या साइज़ नहीं है, इसके चलते इनका कोई फ्री सरफेस नहीं है। ऐसा लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर से, गैस में जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं और काफ़ी हाई स्पीड से वो मूव कर रहे हैं। इनका अपना कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता है, इसलिए इनमें कोई भी फ्री सरफेस नहीं है। लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा कम दूरी पर हैं एक दूसरे से और थोड़ा कम मूव करते हैं गैसेस से, तो उनका एक सरफेस जो अपर सरफेस है वो फ्री सरफेस है। लेकिन सॉलिड में तो उनका अपना डेफिनेट शेप एंड साइज़ है, वॉल्यूम है, मास है, तो उसमें कई जो
सरफेस है, और एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस मतलब कई सारे फ्री सरफेस। डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न इसको आप करके आना कि डिफ्यूज़न कौन जल्दी डिफ्यूज होगा, तो ऑफकोर्स गैस ज़्यादा डिफ्यूज होगा, उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। डिफ्यूजन मतलब इसको प्रोसेस को क्या बताऊँ, जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस तरह से है ना डिफ्यूजन का कुछ है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बस इतना लिख दो। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल आ जाता है, वो अलग चीज़ है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, तो हाईएस्ट हो जाएगा। फिर तुम्हारा मीडियम और लोवेस्ट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या करूं, काइनेटिक एनर्जी जो है तुम्हारा सॉलिड में सबसे लोवेस्ट होगा, क्योंकि पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट, जो पार्टिकल्स बार बार बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब भी पार्टिकल्स बोलो तो मॉलिक्यूल्स समझना, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोवेस्ट है। फिर ये मीडियम है, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लूइड लिक्विड है, जिसको हम फ्लूइड भी कह सकते हैं, ये फ्लो करते हैं, तो इनमें जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो है पार्टिकल्स का। और गैस में तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ठीक है, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका बहुत ही रैंडम मोशन होता है। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखे, और आई होप कि अच्छा लगा होगा प्रॉपर्टी। एक मिनट, अब वाई डू सॉलिड हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस वाइल गैस हैव नो फ्री सरफेस एट ऑल, तो बता दिया मैं, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनका अपने डेफिनेट शेप और साइज होता है, जबकि गैसेस में पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो जिनका उनका रैंडम मोशन होता है, उनका कोई डेफिनेट साइज नहीं होता है, इसमें कोई फ्री सरफेस नहीं होता। डेंसिटी, तो डेंसिटी मैंने डिस्कस कर लिया कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। देखो, हो सकता है इसका एक्सेप्शन हो, देखो जैसे केमिस्ट्री कई सारा क्या होता है ना कि एक जनरल रूल होता है, जैसे जनरल हो सकता है कहीं पर कुछ एक्सेप्शन आ जाए, कहीं पर हो सकता है कि डेंसिटी किसी का उसमें ज़्यादा हो जाए, किसी स्टेट में ऐसा हो सकता है, मतलब कई इसमें ना हो, लेकिन कई जगह केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जहाँ होगा वहाँ मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। खैर यहाँ तो नहीं है। तो डेंसिटी से ज़्यादा सॉलिड का, उससे कम लिक्विड का, सबसे कम गैसियस का। इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्सन करना है तो ये, या फिर लिक्विड से गैस करना है, या फिर तुम्हारा गैस से लिक्विड करना है, या फिर लिक्विड से सॉलिड करना है, तो ये इंटरकन्वर्सन हो गया। या फिर सॉलिड से सीधे गैस करना है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन भी बोलते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का सबसे पहले प्रॉपर डिफिनेशन पता है क्या है, इसको लिखोगे तो नंबर पूरा मिलेगा। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये मत लिख देना केवल कि मेल्टिंग पॉइंट है, कि सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पता है क्या होता है, कि वो जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, याद रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा लोचा क्यों है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, क्योंकि वेरिएशन ना हो सकता है कोई किसी और प्रेशर पे, मान लो एक कोई बंदा है 10 ATM प्रेशर पे देख रहा है किसी आइस का मेल्टिंग पॉइंट, एक बंदा है जो 2 ATM पे देख रहा है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका मतलब होता है 1 ATM, ठीक है, 1 ATM ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और एक बंदा है 1 ATM पे तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट देख रहा है इसका, तो सबका तो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट आएगा ना। 2 ATM पे, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर तुम आइस का मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे, 10 ATM पे आइस का तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे, 1 ATM पे यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तुम आइस का मेल्टिंग, तो समय तो अलग अलग आएगा। तो एक तुम्हें डेफिनेशन के लिए कुछ तो चाहिए, मतलब कि एक सब में समान हो, तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, कहीं भी, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट कहोगे, अमेरिका में भी कहोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का, लेकिन कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि 1 ATM पे। 1 ATM अगर प्रेशर लग रहा होगा उस आइस पे, तो पता हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जरूर पिघलेगा, ठीक है। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट 1 ATM पे हो गया, लेकिन मान लो मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, 1 ATM से 2 ATM कर दे, 2 से 4 कर दे, 4 से 8 कर दे, तो क्या होगा? क्या अगर 1 से 2 करेंगे तो क्या आइस अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पिघलेगा, या अब 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलेगा, या 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पिघलेगा, है ना। तो उस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जान जाओ कि कई बार क्या होता है कि जो सॉलिड है वो जब तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में, तो या तो वो एक्सपैंड करता है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट मतलब या तो उसका तुम्हारा
मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ता है, अमूमन बढ़ता ही है, ठीक है। एक्सपैंड मतलब उसका वॉल्यूम का बढ़ना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम का घटना। एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम बढ़ गया और कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम घट गया, ठीक है। तो अगर कोई सॉलिड है और वो मेल्ट करने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उसने एक्सपैंड किया। लेकिन अगर कोई सॉलिड है, हाँ ऐसा होता है, अगर कोई सॉलिड है जिसको मेल्ट करने के बाद वॉल्यूम घटता है तो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर गया। पता है आइस इसी में आता है। आइस का अलग ही एक, तुम देखोगे कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का। तो आइस को जब आइस में जब प्रेशर बढ़ा दोगे तो पता है उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। लेकिन अगर जो चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, कि मतलब पहले उनके बीच में बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेस है लेकिन मेल्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है, तो ऐसे लिक्विड्स, ऐसे सॉलिड्स के लिए जो एक्सपैंड करते हैं, अगर वहाँ प्रेशर बढ़ा दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि मान लो तुमने कॉपर लिया या सिल्वर या गोल्ड या पैराफिन वैक्स, अगर तुमने लिया, मान लो तुमने गोल्ड लिया और गोल्ड को तुम मेल्ट कर रहे हो तो, और तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो पहले जितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता था अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आइस के ऐसा केस नहीं है। आइस में पता है क्या होगा कि जितना प्रेशर था, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, मान लो तुमने 1 ATM से अब 4 ATM कर दिए, और तुम पूछ रहे हो कि आप सीधा सीधा बताओ कि अब क्या होगा, 0 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा, तो 0 डिग्री से कम में ही ये पिघल जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ा दोगे तो 0 डिग्री कम में ही पिघल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम मेल्टिंग करने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मेल्टिंग करने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है और प्रेशर बढ़ाने से जो पार्ट मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आते हैं ना, तो और सहायता ही मिल रहा है। फिर से सुनो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM, ठीक है, 1 ATM पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है वो मेल्ट कर जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आइस जो है वो मेल्ट करने के बाद पता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी इसका वॉल्यूम घटता है थोड़ा, ठीक है। तो जब घटता है तो अगर प्रेशर और बढ़ा दिए, 1 ATM से मान लो 4 ATM कर दिए प्रेशर, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 4 ATM कर दिए, तो अब क्या होगा कि वो तो चाहता है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तुमने प्रेशर और बढ़ा दिया तो उसको तो और सहायता मिल गया, इसका मतलब उसको और कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए ऐसे सॉलिड जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर वहाँ प्रेशर बढ़ा दोगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो अगर आइस में मान लो पहले 1 ATM 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस पिघलता था, अगर 4 ATM प्रेशर लगा तो पता है वो 0 डिग्री पर ही नहीं, वो कम पे ही पिघल जाएगा। कम यानी मान लो -2 पे पिघल गया या -4 पर पिघल गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पिघल जाए या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पिघल जाए, समझ में आ रहा है। तो कोई तुमसे आइस वाला क्वेश्चन पूछे, आइस वाला याद रखना कि मान लो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता था, अब -2 पे पिघलना शुरू कर देगा। लेकिन अब उसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया कि मान लो प्रेशर घटा दिया मैंने, तो अब उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? प्रेशर घटा दिया, नहीं पहले 1 ATM था, अब मतलब प्रेशर घटा दिया, वहाँ एटमॉस्फेयर न के बराबर है, तो अब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी उल्टा है, ठीक है, आइस के केस में। तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना सही वो 3 डिग्री पे या 4 डिग्री पे पिघलेगा। आई होप ये समझ में। और रेगुलेशन एक टर्म है, ठीक है, याद रखना। रेगुलेशन मतलब जब 2 आइस क्यूब्स को तुम एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, प्रेशर लगाते हो 2 आइस क्यूब को, तो ये जो उसके बाद छोड़ देते हो, थोड़ा प्रेशर लगाते रहो और कुछ देर बाद छोड़ दोगे तो पता चलेगा कि ये क्या हो गया है, एक नया आइस का अपना एक टुकड़ा बन गया। यानी कि ये बिल्कुल चिपक के ये सरफेस ख़त्म हो गया और ये एक नया तुम्हारा आइस ही बन गया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमको पता है ना कि आइस में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। तो इस वाले पार्ट पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो मेल्ट कर जाता है और एक आइस का पूरा टुकड़ा ही ये बन जाता है, ठीक है। 2 छोटे छोटे आइस को जो तुम मिलाओगे, घर पे तुम्हारे फ्रिज होगा, 2 पत्थर बोलो 2 आइस निकालो फ्रीजर वाले पार्ट से ऊपर और उन दोनों को जोड़ो, ठीक है। जोड़ो मतलब कस के प्रेशर लगाओ, लगाते रहोगे और फिर छोड़ दोगे, देखोगे तो दोनों एक ही मिल गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये मेल्ट कर गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि आइस पर जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, यानी कि अभी 0 डिग्री पे ही नहीं, ये कम ही टेम्परेचर पे -2 पे -4 पे ही पिघल जाएगा। पिघल के एक बड़ा सा बर्फ़ का सिला बचेगा, ठीक है। इसलिए तुम देखोगे कि आइसक्रीम जब तुम खाते हो ना तो बहुत जल्दी पिघलने लगता है, पूरा नहीं भी दो फिर भी जल्दी पिघलने लगता है, क्योंकि जो आइसक्रीम है वो तुम्हारा
वो भी एक बर्फ़ का ही है, आइसक्रीम जो भी है, तो वो कम प्रेशर, वैसे प्रेशर तो तुम बढ़ा नहीं रहोगे, खैर सॉरी, वो मत सोचो, ठीक है। रेगुलेशन समझ में आया कि रेगुलेशन, इसी इफेक्ट को रेगुलेशन बोलते हैं कि जो दो बर्फ़ के सिले को जो तुम प्रेशर लगाते हो फिर वो एक ही बर्फ़ का सिला बच जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रेगुलेशन बोलते हैं, याद रखना है, REGULATION, ठीक है। तो अभी हम मेल्टिंग पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे, सॉरी अब प्रेशर का इफेक्ट देख लिया हमने, तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का इफेक्ट देख लिया। अगर कोई सॉलिड एक्सपेंड करता है तो उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट करता है मेल्टिंग होने के बाद, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर बढ़ाने पे उसका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ये हो गया। अब इम्प्योरिटीज़, यानी कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दिए, मान लो वो प्योर आइस नहीं है, उसमें चीनी और नमक डाला हुआ है, एक ऐसा पानी जिसमें चीनी और नमक डाल के और उसको हमने आइसक्रीम की तरह बना लिया, उसको बर्फ़ बना लिया, तो अब वो उसमें इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है ना। तो जब भी इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ कोई बर्फ़ का, एक तो नॉर्मल बर्फ़ का सिला है, लेकिन एक बर्फ़ ऐसा है जिसमें चीनी और नमक घोल के उसको हमने जमा लिया, तो ये नॉर्मल आइस है, नॉर्मल आइस। ये इम्प्योरिटी वाला आइस है, इम्प्योरिटी आइस जिसमें नमक ये सब है। तो पता है तुम्हें, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा, लेकिन ये पता है ये पहले ही पिघलना मतलब कम टेम्परेचर पे है, मेल्टिंग पॉइंट इसका डिक्रीज हो जाता है तो ये -2 पर ही या -4 पे ही, यानी कि कम टेम्परेचर पे ये पिघलने लगेगा। जब भी तुम किसी सॉलिड में, कोई सॉलिड ऐसा है जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है, तो कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट करने लगता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल आइस है जिसमें केवल वाटर है, वो वाला आइस है, तो वो 0 डिग्री पर पिघल रहा है, 1 ATM प्रेशर है, 1 ATM प्रेशर यहाँ पर भी है, लेकिन ये नॉर्मल आइस नहीं है, ये उस पानी से बना है जिसमें चीनी नमक था और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी। तो पता है ये कम टेम्परेचर पे ही पिघलने लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है -2 -4 पे? तो ऐसा क्यों होता है ये पढ़ना है सोल्यूशन में, ठीक है। सोल्यूशन में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो तुमको पढ़ना है, वैन हॉफ कांस्टेंट वगैरह वगैरह, वहाँ हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अभी प्लीज़ ये याद रखना। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो ऑफकोर्स लिक्विड का सॉलिड में बदलना, ठीक है, किसी लिक्विड का सॉलिड में बदलना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहेंगे कि, तो अब हम कहेंगे उस लिक्विड का क्या है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और पता है मजे की बात, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है, अगर तुम प्रेशर को कांस्टेंट रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखो। जैसे वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदलना, और मेल्टिंग क्या है? सॉलिड से लिक्विड में बदलना, ठीक है, उल्टा, ठीक है। अब तो फ्रीजिंग, अच्छा एक चीज़ इसमें बताना भूल गया कि मेल्टिंग में मेल्टिंग पॉइंट जैसे मैं बता रहा था, मेल्टिंग पॉइंट जैसे सॉलिड से लिक्विड बदलते हैं, तो सॉलिड में क्या होते हैं? बहुत क्लोज क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत क्लोज। तो जब इनको हीट दोगे, बहुत क्लोज मॉलिक्यूल्स होते हैं किस में? सॉलिड में। अब इनको हीट दोगे तो ये जो हीट जाएगा इन मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा शुरू में, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, तो इस पूरे का क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ठीक है, शुरू में। लेकिन कुछ देर बाद तुम देखो, कुछ देर पता है क्या होता है? हीट अभी भी दे रहे हो, ठीक है, यहाँ से हीट अभी भी इस सॉलिड को, ये सॉलिड है, हीट अभी भी दे रहे हो, शुरू में हीट दिया तो इसने इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, इसके चलते यहाँ टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन अब पता है हीट दोगे तो क्या होगा? अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, बल्कि इन मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, और इनके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाने से पता है क्या होता है? इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है, वो बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स जब ये हो जाता है, जब ये बढ़ जाता है, तब यही तो लिक्विड स्टेट है, यही तो लिक्विड स्टेट है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ी दूर पे होते हैं, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? अब जस्ट इसका उल्टा, अब फ्रीजिंग में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स दूर हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स दूर हैं तो इनमें पहले से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये जो मोशन कर रहे हैं, तो इस यहाँ हीट एक्सट्रैक्ट होगा। जब भी कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हीट बाहर जाता है सराउंडिंग में। और इसका उल्टा मेल्टिंग में जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो हीट बाहर से ये हीट लेता है, ठीक है। आइस को हीट देना पड़ता है तब जाके वो वाटर में कन्वर्ट होता है, लेकिन वाटर को अगर आइस में बदलना है तो आइस से जो हीट है वो सराउंडिंग में बाहर जाएगा, सराउंडिंग से आएगा नहीं, ठीक है। तो जब वाटर आइस में बदलने जा रहा है तो ये अपना हीट है, जो एक्स्ट्रा हीट है ये बाहर देगा।
तो बाहर देखो तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कम होगा और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होते जाएगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नज़दीक होते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि ये पूरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने तो वाटर का सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल दिया। आगे हम लोग फिर देखेंगे लेटेंट हीट के बारे में, जो कि बहुत मज़ेदार टॉपिक है, लेटेंट हीट के बारे में। और फिर इसके बाद बाकी प्योर तुम्हारा प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कंडीशन रिक्वायर फॉर केमिकल चेंजेस, मटेरियल एक्टिविटीज। और बाकी तुम्हें जो टॉपिक चाहिए फिर प्लीज़ कमेंट करना, मैं देखूंगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है। अभी वैसे तो ये चैप्टर चल रहा है तो इसको ख़त्म करके इसका क्वेश्चन से करके ही आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे केमिस्ट्री पहले पूरा ख़त्म करें। और केमिकल बॉन्डिंग भी होगा अभी ये चैप्टर अति करके, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना। लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगला क्लास भी देखना और लाइक से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।